भागते रह इश्क की दीवानगी। सुबह का वक्त, होटल के आगे एक बड़ी काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकती है। उस मर्सिडीज के पीछे कुछ और गाड़ियां भी रुकती है। उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और एक बॉडीगार्ड आकर जल्दी से उस काले रंग की कार का गेट खोलता है। उस कार में से दादी और काव्या बाहर निकलते हैं। दादी और काव्या कार से निकलते हैं और जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं तभी सारे बॉडीगार्ड्स उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और वे सभी होटल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये सभी बॉडीगार्ड्स रुद्र ने दादी और काव्या की सुरक्षा के लिए हायर किए थे, जो हर वक्त उनके साथ ही रहा करते थे और एक पल के लिए भी दादी और काव्या को अपनी नजरों से अलग नहीं होने देते थे। लेकिन काव्या को इन सबसे बहुत चिढ़ होती थी। वो आजाद रहना चाहती थी, पर वो कभी भी रुद्र के फैसले को टाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र उनकी हमेशा फिक्र ही करते रहते हैं। इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। फाइनली दादी, हम भाई के पास और बनारस पहुंच गए। काव्या खुश होते हुए कहती है, हाँ हमारी लाडो पहुंच गए। दादी भी खुश होते हुए कहती है। रुद्र का कमरा। रुद्र तैयार होकर अपने कमरे में बैठा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की फाइल देख रहा था। रोहित उसके पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपना सिर फाइलों में खपा रहा था। तभी उन्हें कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। रोहित तुरंत खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही उसे अपने सामने दादी और काव्या दिखाई देती है। उनको देखकर रोहित की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ उनके सामने खड़े हैं। फिर भी वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलकर साफ करता है और फिर सामने देखता है। सामने काव्या और दादी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थैंक यू भगवान, अच्छा हुआ आपने दादी जी को यहाँ भेज दिया। अब जब तक दादी यहाँ है तब तक मैं बिना खड़ूस बॉस की डांट सुने आराम से जी पाऊंगा। रोहित अपने मन ही मन बहुत खुश होकर सोच रहा था। कौन है रोहित? बिना देखे रुद्र उससे पूछता है, मगर रोहित उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपने सपनों में ही खोया हुआ था। रोहित के पास से कोई जवाब नहीं आने पर रुद्र खुद उठकर रूम से बाहर आता है। अपने सामने दरवाजे पर खड़ी हुई दादी और काव्या को देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर भाव नहीं लाता। दादी? काव्या? रुद्र हैरानी से बोलता है और जल्दी से आगे आकर दादी के पैरों को छूता है। हमेशा खुश रहिए, दादी उसे आशीर्वाद देती है और रुद्र को अपने गले से लगा लेती है। रुद्र आगे आकर काव्या को गले से लगा लेता है। काव्या बहुत खुश होती है कि रुद्र ने उन्हें डांटा नहीं। रोहित भी आगे आकर दादी के पैर छूता है। दादी उसे भी आशीर्वाद देती है और गले से लगा लेती है। दादी ने कभी रोहित और रुद्र में कोई फर्क नहीं किया, क्योंकि वो उसे भी अपना पोता ही मानती थी। काव्या अपना हाथ आगे करती है और रोहित को हेलो बोलती है। रोहित भी अपना हाथ आगे करता है और उसे हेलो बोलता है। उसके बाद सभी रूम के अंदर आ जाते हैं। दादी, आप और काव्या यहाँ बिना बताए ऐसे अचानक, कोई परेशानी है क्या? हाँ, रुद्र उनकी फिक्र करते हुए बोलता है। रुद्र, कोई परेशानी नहीं है, हम बस आपसे मिलना चाहते थे और हमें यहाँ बनारस में आपके लिए पूजा भी करवानी थी। इसलिए जब हमें पता चला कि आप यहाँ बनारस में हैं तो हम तुरंत काव्या के साथ यहाँ आ गए। आपका इस पूजा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा आपके हाथों से होगी। दादी बोलती है। दादी, आप जानती है ना मैं ये पूजा वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ। रुद्र बोलता है। हम जानते हैं रुद्र, लेकिन क्या आप अपनी दादी के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? दादी जानबूझकर रुद्र को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। दादी, आप अच्छे से जानती हैं कि हम आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है, हम आपके साथ पूजा में चलेंगे। रुद्र बोलता है। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। रुद्र तुरंत रोहित को बोलकर दादी और काव्या के लिए रूम का अरेंजमेंट करवाता है। दादी, आप और काव्या आराम कीजिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। रुद्र बोलता है और रूम से बाहर आ जाता है। रुद्र कमरे से जल्दी इसलिए निकल जाता है, इसकी दो वजह थी। पहली, रुद्र की मीटिंग भी थी और दूसरा कारण और मेन वजह मीरा थी, क्योंकि आज सुबह से ही उसने एक बार भी मीरा को नहीं देखा था और वो जब तक मीरा को नहीं देख लेता है तब तक उसके दिल को आराम कहाँ मिलता है। उसका दिल ऐसे ही बेचैन रहने लगा। उसका दिल मीरा से मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। शाम का वक्त, मीरा अपना काम कर रही थी। तभी उसको पता चलता है कि आशीष वापस आ गया है। मीरा जल्दी से खुश होते हुए आशीष के कैबिन की तरफ जाती है। वो खुश थी, इसकी दो वजह थी। पहली, आशीष वापस आ गया है और दूसरी, उसे इस भाग दौड़ के काम से अब शांति जो मिलने वाली थी। भाई आप आ गए आप आ गए, मीरा कैबिन में आते हुए कहती है। उसे आशीष को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। जी हाँ, हम आ गए। और मीरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मेरे बाद यहाँ सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करने के लिए थैंक यू सो मच। आशीष खुश होते हुए कहता है और मीरा को अपने गले से लगा लेता है। भाई, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस अब आप अपनी जगह खुद संभालिए। मुझसे अब ये सब नहीं होगा और अब अगर ये काम और मैंने किया ना तो मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मेरे हाथों किसी का कत्ल हो जाएगा। आप सच में मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। मीरा मुंह बनाते हुए कहती है और जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। लगता है मेरे जाने के बाद कुछ यहाँ इंटरेस्टिंग हुआ है, जो हमारी मीरा मैडम इतनी खतरनाक बातें कर रही है। आशीष उसे छेड़ते हुए कहता है। ये सुनकर मीरा को रुद्र का चेहरा याद आ जाता है। उसे रुद्र से अपनी पहली मुलाकात और उसका रुद्र को थप्पड़ मारना, उससे उस थप्पड़ से लेकर कल रात तक की भी सारी बातें याद आ जाती है। इतना सोचते ही मीरा के चेहरे पर पसीना आने लगता है और उसे घबराहट होने लगती है। मीरा, आशीष उसे आवाज लगाता है। हाँ भाई, मीरा हकलाते हुए कहती है। आशीष की आवाज सुनकर मीरा अपने होश में आती है। कहाँ खो गई हो तुम? कब से आवाज दे रहा हूँ। आशीष ने कहा। कुछ नहीं भाई, अब आप आ गए तो मुझे जल्दी से घर जाना है। मीरा कहती है, क्योंकि वो रुद्र के सामने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, आशीष बोलता है। ठीक है भाई, तो मैं चलती हूँ। मीरा बोलकर जल्दी से कैबिन से बाहर निकल जाती है। मीरा तेजी से उसके कैबिन से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वहां जाकर जल्दी से पानी की टंकी खोलकर अपने चेहरे पर जल्दी से ठंडे पानी का छींटा मारती है। तब जाकर मीरा को थोड़ा सुकून मिलता है। ये मिस्टर शैतान सिंह राठौर तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। बताओ, उनके बारे में सोच कर ही हमारा ये हाल हो जाता है। उनके ख्याल से हम किसी दिन हम दुनिया से ही ना निकल जाएं। हमें इस शैतान सिंह राठौर से कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाना ही होगा, मीरा मन ही मन कहती है। दूसरी तरफ आज पूरे दिन रुद्र को एक बार भी कहीं भी मीरा नहीं दिखी थी और ना ही मिली थी। रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि मीरा उसके सामने जानबूझकर नहीं आना चाहती है। इतना सोचते ही रुद्र गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है। रुद्र को समझ नहीं आता कि जहाँ एक तरफ सारी लड़कियां उसे मिलने को, उसे देखने के लिए पागल रहती है, वहीं ये लड़की हमेशा उसके सामने आगे आने से बचती क्यों रहती है। रुद्र बेहद गुस्से में वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 14, इश्क की दीवानगी। रात का वक्त, रुद्र अपने कमरे में आता है। गुस्से में अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आज उसने पूरे दिन में एक बार भी मीरा को नहीं देखा। बिना मीरा के उसका एक पल भी काटना मुश्किल था। रुद्र को समझ नहीं आता है कि मीरा कब उसके लिए इतनी जरूरी बन गई है कि उसे देखे बिना उसे चैन ही नहीं आ रहा था। मीरा, अगर तुम इस बार मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष सिंह राठौर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसे इग्नोर करे, खास करके तुमसे ये दुनिया में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। रुद्र अपने मन में गुस्से से कहता है। रुद्र गुस्से में इधर से उधर कमरे में चक्कर काट रहा था। तभी उसके कमरे में काव्या आती है। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर बेचारी काव्या की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो जाकर उससे कुछ भी पूछे या कुछ भी बोले, लेकिन रुद्र की नजर काव्या पर पड़ जाती है। क्या हुआ काव्या, आपको कुछ काम था क्या? रुद्र अपने गुस्से को काबू में करते हुए उससे बहुत प्यार से बोलता है। रुद्र चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, कितना ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपनी दादी और अपनी बहन काव्या के लिए वो हमेशा अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी किसी को उनके ऊपर हावी नहीं होने देता है।
वो उन दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। रुद्र को शांत देखकर काव्या को राहत मिलती है। भाई, हम आपसे ये कहने के लिए आए थे कि कल सुबह आपको दादी के साथ मंदिर जाना है और दादी ने हमें आपसे यही कहने के लिए यहाँ भेजा था और साथ में ये देने के लिए भी। ये लीजिए। काव्या अपने साथ लाए हुए कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बोलती है। दादी ने कल होने वाली पूजा में पहनने के लिए रुद्र के लिए कपड़े भिजवाए थे। काव्या उन कपड़ों को बेड पर रख देती है। ठीक है, कल हम टाइम पर तैयार हो जाएंगे। अब आप अपने कमरे में जाएं और सो जाएं। रुद्र प्यार से बोलता है और काव्या अपने भाई के गले से लगकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मीरा और सोनू दोनों साथ में घर आते हैं। मीरा अपने घर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे ऐसे लग रहा था मानो जैसे अपने घर पता नहीं कितनी सदियों बाद वो आई हो। सच में अपना घर अपना ही होता है। चाहे कहीं भी चले जाओ, जो सुकून अपने घर में रहने पर मिलता है ना, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। मीरा घर के अंदर आते हुए चारों ओर घूमते हुए कहती है। सच में? सोनू अपनी तिरछी नजरों से मीरा को देखकर बोलती है। जी हाँ, सच में। मीरा अपना मुंह बनाकर बोलती है। मीरा वहां से सीधे किचन में जाकर जल्दी से खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। मीरा जल्दी से सोनू को खाना खाने के लिए बुला लेती है। मीरा और सोनू दोनों साथ में खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अरे मेरा प्यारा बेड, मैंने तुझे कितना मिस किया। अपना बेड अपना ही होता है। मीरा अपने बेड पर सोते हुए कहती है। ओए, अब ज्यादा इमोशनल फिल्मी डायलॉग मत मारो, मुझे सोने दे। अब आप तो फ्री हैं मैडम, पर हम नहीं हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल मेरी सुबह की शिफ्ट है। सो गुड नाइट। सोनू उसके बराबर में लेटकर अपना कंबल ओढ़ते हुए कहती है। अरे कल तो मुझे भी जल्दी उठना है। चल 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 जल्दी सो जाते हैं। मीरा भी कंबल ओढ़ते हुए कहती है। तुझे क्या काम है? तुझे क्यों जल्दी उठना है? तू तो हमेशा से जल्दी उठती है। अब क्या पूरी रात ना सोने का इरादा है? सोनू हैरानी से बोलती है। बुद्धू, कल सोमवार है और तुझे पता है ना कि मैं हर सोमवार सुबह सुबह नीलकंठ महादेव के मंदिर दूध और शहद से महादेव का अभिषेक करने के लिए जाती हूँ। भूल गई क्या? चल अब जल्दी सो जा। मीरा ने कहा। हाँ याद है, अब ज्यादा मत बोल। तू ना देख लेना, तुझे ना महादेव अपने जैसा रौद्र अवतार वाला ही पति देंगे, एकदम गुस्सैल होगा और जिसकी नाक पर हर वक्त गुस्सा बैठा रहता हो। सोनू आड़ा तिरछा मुंह बनाते हुए कहती है। ओए, रौद्र अवतार क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू इतना खतरनाक आशीर्वाद दे रही है सोनू की बच्ची? मीरा जल्दी से उठकर हैरानी से सोनू को बोलती है। क्योंकि तू हर सोमवार जाकर सुबह सुबह महादेव जी की नींद को डिस्टर्ब करती है। बेचारे सुकून की नींद में सो रहे होते हैं और तू जाकर उनकी नींद को भंग कर देती है। इसलिए महादेव तुझे अपने से बदला लेने के लिए अपना रौद्र अवतार वाला पति ही तुझे देंगे। सोनू अपने दांत दिखाते हुए कहती है और जल्दी से अपने आप को कंबल के अंदर छुपा लेती है। क्या कहा तूने? रुक जा तो सोनू की बच्ची। मीरा बोलते हुए कंबल के अंदर जाकर सोनू को गले से लगाकर सो जाती है। सुबह के 5 बजे मीरा बहुत आराम से गहरी नींद में बेड पर कंबल के अंदर छुपकर सो रही होती है। तभी उसके बेड के पास रखी टेबल पर रखा उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। मोबाइल की रिंग की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है जैसे किसी का फोन आ रहा हो। मीरा अपनी साइड टेबल के ऊपर से अपना फोन उठा लेती है। तभी उसने देखा कि किसी का कॉल नहीं आ रहा था, बल्कि अलार्म बज रहा था जो उसने रात को लगाया था। मोबाइल में इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। मीरा जल्दी से बैठ जाती है और इधर सोनू अभी तक मजे से सो रही होती है। उसे 7 बजे होटल जाना था, इसीलिए उसकी नींद खराब ना हो, इसलिए मीरा बहुत ध्यान से बिना आवाज किए बेड से उतर जाती है। मीरा जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आती है और अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर तैयार होने लगती है। मीरा ने हाफ स्लीव का सफेद रंग का फुल लेंथ का अनारकली सूट पहना था, जिसका आगे से गला गोल और बैक डीप था और उसमें डोरी लगी हुई थी। मीरा ने उस पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। आंखों में काजल, कानों में छोटे सिल्वर के झुमके, हाथों में पतली सिल्वर की कलरफुल चूड़ियां और बालों को सिर्फ हाफ करके बांधा हुआ था, जिससे आगे के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मीरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मीरा तैयार होकर बिना किसी आवाज के आराम से कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर अपनी पूजा की थाली को तैयार करती है। कुछ ही देर बाद वो अपनी पूजा की थाली को तैयार करने के बाद उसे लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है। वहीं होटल में दादी के कहने पर रुद्र भी जल्दी से उठ जाता है। रुद्र वॉशरूम से नहाकर बाहर आता है और वो अपने उन कपड़ों को देखता है जो दादी ने उसे पूजा में पहनने के लिए दिए थे। रुद्र उन कपड़ों को उठाकर पहनता है और तैयार हो जाता है। रुद्र ने व्हाइट पजामा और व्हाइट डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था, जिससे उसके शरीर की बनावट की वजह से उसकी फिटिंग साफ पता चल रही थी। रुद्र ने अपने हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी, उसके तरीके से बनाए बाल और गले में सफेद साफा। रुद्र इस लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था। वो हमेशा ज्यादातर बिजनेस सूट में ही रहता था, लेकिन आज वो पूजा के इन कपड़ों में बहुत ही प्यारा, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी उसके कमरे में दादी आ जाती है। रुद्र, आप तैयार हो गए ना? दादी बोलती है। लेकिन जब उनकी नजर रुद्र पर जाती है तो वो रुद्र के पास आकर उसकी बनाई लेने लगती है। आपको किसी की बुरी नजर ना लगे रुद्र, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दादी खुश होते हुए कहती है। दादी, आप बिना ये नजर वजर ये सब कुछ नहीं होता है। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है। होता है, आपको ना कुछ भी नहीं पता। दादी बोलती है। ओके आप सही है, लेकिन अब चले दादी। रुद्र जल्दी से बोलता है। हाँ बेटा चलो, दादी ने कहा। दादी और रुद्र होटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर महादेव के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।